नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज देख रहे हैं, जिसमें अभी तक हम 13 प्रैक्टिस सेट को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 चल रहा है, जिसका ये लास्ट पार्ट है। इस पार्ट के बाद आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 14 भी कंप्लीट हो जाएगा और इस बुक के अकॉर्डिंग आपका सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट बचेगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 15, जो भी आपका 4 वीडियोज में कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, और फिर आपकी ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी और इस सीरीज के कंप्लीट होते ही हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम मुख्य सेविका के लिए कंप्लीट थ्योरी, जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं, जितना भी करंट अपडेशन की उसमें ज़रूरत होगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए। आज का पहला क्वेश्चन है, आहार नियोजन महत्वपूर्ण है। आहार की पोषणात्मक पर्याप्तता के लिए, बजट नियोजन के लिए, समय के उपयोग के लिए या ऊर्जा बचाने के लिए। आपसे पूछ रहा है आहार नियोजन क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए, आहार नियोजन इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आपके शरीर को जितने भी पोषक तत्वों की जरूरत है वो पूरी हो जाए। तो इसका क्या होगा, इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थ के स्टोर की माल सूची का रिकॉर्ड किसमें रखा जाता है। स्टॉक रजिस्टर में, कैश बुक में, नोटबुक में या डायरी में। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, स्टॉक पदार्थ के खाद्य पदार्थ के स्टोर की माल सूची का रिकॉर्ड किसमें रखा जाता है। तो ये आपका रखा जाता है ऑप्शन नंबर ए, स्टॉक रजिस्टर में। ठीक है, कैश बुक में क्यों रखा जाएगा, नोटबुक में नहीं रखा जाएगा, डायरी में क्यों रखा जाएगा। आपको देखिए, स्टोर स्टॉक की पूछ रहा है ना, तो आपको एक कॉमन सेंस से भी आप इसका आंसर दे सकते थे कि इसका आंसर क्या होगा, स्टॉक रजिस्टर होगा। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए कौन सी विधि अधिक वैज्ञानिक है। रासायनिक विधि, भौतिक विधि, विकिरण विधि या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी विधि है। देखिए, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए जो विधि सबसे अधिक वैज्ञानिक है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, विकिरण विधि। ठीक है, देखिए, विकिरण विधि एक ऐसी परिरक्षण की ऐसी भौतिक प्रक्रिया है जो पर्यावरण की दृष्टि से पूर्णतः सुरक्षित होती है। इसमें कम ऊर्जा व्यय होती है तथा रेडियोधर्मिता जैसी कोई भी समस्या नहीं रहती है। इस विधि में खाद्यान्नों को संक्रमित करने वाले जीवाणुओं एवं कीड़ों का आंशिक या पूर्ण विनाश हो जाता है, क्योंकि विकिरण प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से इसके डीएनए को प्रभावित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो आपका आंसर क्या है इसमें, आंसर आपका सी, विकिरण विधि। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि है कौन सी। रेफ्रिजरेशन, डिहाइड्रेशन द्वारा, नमक व चीनी द्वारा या इनमें से सभी। आपसे क्या पूछ रहा है, जो आपका खाद्य संरक्षण है इसकी घरेलू विधि कौन सी है। तो देखिए, रेफ्रिजरेशन, डिहाइड्रेशन और नमक व चीनी द्वारा, ये तीनों ही क्या हैं, घरेलू विधियां हैं। देखिए, रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या हुआ कि जब आप फ्रिज में जब चीजें रख देते हैं खाने पीने की, तो वो ज्यादा मतलब समय तक चल जाती हैं। डिहाइड्रेशन द्वारा आपने देखा होगा कि जैसे जो मतलब लोग हैं वो चीजों को सुखाने के लिए डाल देते हैं, है ना। तो जब उसका पानी जो है मर जाता है, वो चीजें सूख जाती हैं, तो वो लंबे, इसका एग्जाम्पल जैसे खटाई वगैरह सुखाई जाती है ना, तो वो ये वही प्रोसेस है डिहाइड्रेशन, उसके अंदर का पानी मर जाता है और वो चीजें लंबे समय तक चल जाती है। नमक व चीनी द्वारा, देखिए इसका एग्जाम्पल है आपका अचार। ठीक है, अचार वगैरह बनाए जाते हैं ना, उसमें नमक मतलब अत्यधिक मात्रा में होता है, तो ये भी एक विधि है खाद्य संरक्षण की। तो इसमें से तीनों ही जो विधियां ये घरेलू हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, मिर्ची पाउडर में पाया जाने वाला मिलावटी तत्व है कौन सा। चिकोरी, चौक या खड़िया पाउडर, इमली पाउडर या ईंट का पाउडर। कौन सा है। देखिए, मिर्ची में पाया जाने वाला मिलावटी जो तत्व है वो है ईंट का पाउडर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। आइसक्रीम में आमतौर पर मिलाया जाने वाला अपमिश्रक कौन सा है। एर्जमोन ऑयल, मसले हुए आलू, कैस्टर ऑयल या मैटेनिल येलो। ठीक है, क्या है। तो ये जो आइसक्रीम में आमतौर पर अपमिश्रक मिलाया जाता है, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है आपका मसले हुए आलू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, अधिगम एक प्रक्रिया है तथ्यों के संग्रह की, अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की, परीक्षा की तैयारी की या याद करने की।
तो अधिगम आपकी किसकी प्रक्रिया है? तो देखिए जो अधिगम है ये इसका मतलब होता है अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करना। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, अनुभव द्वारा अर्थ का निर्माण करना। ठीक है, देखिए अधिगम की क्रिया चेतन या अचेतन रूप में जीवन पर्यंत चलती है। व्यक्ति का विकास अधिगम प्रक्रिया द्वारा ही होता है। इसका आधार है परिपक्वता। अधिगम की प्रक्रिया में प्रेरण का होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है। उद्दीपन अप्रक्रिया का, गेस्टॉल्ट प्रत्यक्षीकरण का, उद्दीपन समाजीकरण का या पुनर्वलन का। किसका? तो देखिए जो गेस्टॉल्ट का अर्थ है क्या? समग्र रूप। ठीक, इसका क्या अर्थ है? समग्र रूप। और गेस्टाल्ट वादियों का मानना है कि व्यक्ति किसी वस्तु या अवधारणा को आंशिक रूप से नहीं पूर्ण रूप से देखता है। इस सिद्धांत में प्रत्यक्षीकरण पर अधिक बल दिया गया है और ये सिद्धांत जो है आपका ये मानता है कि व्यक्ति किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण कर पाता है, ना कि भागों में। ठीक, प्रत्यक्षीकरण एक आत्मसात प्रक्रिया है। तो इनके अनुसार क्या है? ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, गेस्टॉल्ट प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कल्पनात्मक चिंतन किस आयु पर आरंभ होता है? 3 वर्ष में, 6 वर्ष में, 9 वर्ष में या 12 वर्ष में? ये देखिए आपका रिपीटेड क्वेश्चन, आपको याद आ रहा होगा कि जो कल्पनात्मक चिंतन है इसकी जो आयु है ये 6 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, और 6 वर्ष का बालक कल्पनात्मक खेलों के बारे में चिंतन करने लगता है। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका 6 वर्ष। नेक्स्ट देखिए, किस दार्शनिक का कथन है कि बालक मनुष्य का पिता होता है? ऑलपोर्ट का, ऑगबर्न और निम्कोफ का, वुड्सवर्थ का या इनमें से कोई नहीं? तो किसका कथन है? देखिए ये जो आपका कथन है कौन सा? बालक मनुष्य का पिता होता है, ये कथन है आपका ऑप्शन नंबर सी, वुड्सवर्थ का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, शिशु अवस्था में अधिकांश भार में वृद्धि से बढ़ता है। आपसे पूछ रहा है शिशु अवस्था में जो अधिकांश भार है इनमें से किसमें सबसे ज्यादा वजन बढ़ता है, किसकी वृद्धि के कारण होता है? हड्डी की, मांसपेशी, वसा या त्वचा? ठीक है, तो किस में होता है? देखिए जो शिशु अवस्था है यानी कि जो बेबीहुड है इसमें अधिकांश भार जो है वसा में वृद्धि से बढ़ता है। किसमें? वसा में वृद्धि में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बालक का मन एक खाली स्लेट या टैबुला सा है, यह विचार दिया है। देखिए इस विचार से मतलब है कि जो बालक है वो एक मतलब उसके मन में चीजें क्या होता है, उसके मन में कुछ भी नहीं होता। आप उसको जिस तरह के माहौल देंगे, जिस तरह की चीजें सिखाएंगे, उसके व्यक्तित्व का निर्माण उसी हिसाब से होगा। ठीक है, तो ये आपका किसने कहा है? बालक का मन एक खाली स्लेट या टैबुला सा है, ये आपका कहा था ऑप्शन नंबर ए, जॉन लॉक ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है समीपवर्ती विकास के क्षेत्र की अवधारणा को किसमें समझाया गया है? पियाजे का सिद्धांत, फ्रॉइड का सिद्धांत, एरिक्सन का सिद्धांत या वाइगोत्स्की का सिद्धांत? तो आपसे क्या पूछ रहा है? समीपवर्ती विकास के क्षेत्र की अवधारणा को किसमें समझाया गया है? तो देखिए जो समीपवर्ती विकास क्षेत्र की अवधारणा है इसको वाइगोत्स्की के सिद्धांत में समझाया गया है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, मानवीय अभिप्रेरणा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया किसके द्वारा? स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा, पैवलेव द्वारा या मैस्लो द्वारा? तो मानवीय अभिप्रेरणा सिद्धांत है ये आपका प्रतिपादित किया गया था ऑप्शन नंबर डी, मैस्लो के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? मानवीय अभिप्रेरणा सिद्धांत दिया था किसने? मैस्लो ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? बर्लिन में, बोस्टन में, फ्रैंकफर्ट में या लिप्जिंग में? तो कहां पर स्थापित की गई थी? तो देखिए जो प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला है ये लिप्जिंग में स्थापित की गई थी। कहां पर? लिप्जिंग में। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन है आपका सामाजिक परिवर्तन का वह सिद्धांत जिसके अनुसार सभी बड़े सामाजिक ढांचे या तो अपने आप में समय रहते आवश्यक सुधार कर लेते हैं या फिर नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है आपसे? आप पूछ रहा है इसका मतलब ये कौन सा सिद्धांत है? संरचनात्मक प्रकार्यवाद सिद्धांत,
चक्रीय सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत या उद्विकासी सिद्धांत। तो ये कौन सा सिद्धांत है? तो ये है आपका संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत। ठीक है, देखिए संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत से संबंधित समाजशास्त्री रॉबर्ट मर्टन का विचार है कि सबसे मतलब सभी बड़े सामाजिक ढांचे या तो अपने आप में रहते आवश्यक सुधार कर लेते हैं या फिर नष्ट हो जाते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि भाई जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं, कोई भी चीज अगर उसके अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर रही है, अगर उसके अकॉर्डिंग चीजों को मतलब अडॉप्ट कर रही है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर वो वैसे ही रूढ़िवादी बनी हुई है, ठीक है, वैसे ही रिजिड है, तो क्या होता है, एक समय पे आकर सामाजिक परिवर्तनों के साथ तालमेल ना बिठा सकने के कारण वो क्या हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं और उनकी जगह जो दूसरे सामाजिक ढांचे हैं वो ले लेते हैं। ठीक है, ये विचार याद रखिएगा किसका है, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत है, ये है रॉबर्ट मर्टन का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन अंतरपीढ़ी संघर्ष का उदाहरण नहीं है? शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के मध्य संघर्ष, सास बहू में संघर्ष, परिपक्व एवं युवा अधिवक्ताओं में संघर्ष या पति पत्नी के मध्य संघर्ष। तो ये क्या है, इसका आंसर है आपका अंतरपीढ़ी संघर्ष। किसमें है? देखिए इसमें भी दो पीढ़ी, अंतरपीढ़ी संघर्ष का मतलब है एक ही पीढ़ी के दो लोग। ठीक है, देखिए इसमें भी दो पीढ़ियां हो गई। ठीक है, इसमें भी देखिए दो पीढ़ियां हो गई, सास बहू। इसमें भी परिपक्व एवं युवा अधिवक्ता, इसमें भी भाई एक वो लोग हो गए जो मैच्योर है यानी कि जो सीनियर है, और एक जूनियर अधिवक्ता हो गए। लेकिन ये जो है ये दोनों सेम पीढ़ी के हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, पति पत्नी के मध्य संघर्ष। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है किस समिति का संबंध गरीबी से नहीं है? अलग समिति का, लकड़वाला समिति का, तेंदुलकर समिति का या कोई नहीं? आपसे पूछ रहा है किस समिति का संबंध गरीबी से नहीं है। देखिए यहाँ पर फिर से आपसे क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। ठीक है, आपको बताना है कौन सी नहीं है इनमें से। तो देखिए इनमें से जो आपकी है आंसर होगा कोई नहीं, क्योंकि ये जो तीनों ही समितियां हैं ये किससे संबंधित है, ये गरीबी से संबंधित हैं। आपका क्वेश्चन देखिए इसका जस्ट उल्टा भी आ सकता है, एक कोई ऑप्शन और दे देता जो गरीबी से संबंधित नहीं होता। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ लेता कि कौन सी समितियां हैं जो इससे संबंधित हैं और नीचे कूट दे देता। ठीक है, आंसर क्या है इसका, कोई नहीं, क्योंकि ये जो तीनों ही समितियां हैं ये गरीबी से संबंध रखती हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक संकुचन का पता लगाने वाली बारी मॉनिटर पर ध्यान दिया जाता है जब एक नर्स प्रसव में मां की निगरानी करते हुए गर्भनाल संपीड़न का संदेह करती है? प्रारंभिक मंदन, त्वरण, परिवर्तनशील मंदन या परिवर्तनशीलता। तो क्या होगा इसमें? तो देखिए इसमें है आपका ऑप्शन नंबर सी, परिवर्तनशील मंदन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है गर्भावस्था के 32 और 40 सप्ताह के बीच भ्रूण का अनुमानित वजन है कितना? 10 ग्राम प्रतिदिन, 20 ग्राम प्रतिदिन, 25 ग्राम प्रतिदिन या 50 ग्राम प्रतिदिन? कितना? तो देखिए गर्भावस्था के 32 और 34 सप्ताह के बीच भ्रूण का जो अनुमानित वजन है ये कितना होता है? ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, 25 ग्राम प्रतिदिन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका DUB का पूरा नाम क्या है? ठीक है, आपसे पूछ रहा है DUB का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए है आपका डायरेक्ट यूटेराइन ब्लीडिंग, बी है आपका डायरेक्ट यूटेराइन ब्लड वेसल्स, सी है आपका डाई फंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग या डी है आपका डाई फंक्शनल यूटेराइन ब्लड वेसल्स। तो क्या क्या नाम है इसका? इसका क्या नाम है? देखिए इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डाई फंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग। ठीक है, क्या नाम है DUB का पूरा? इसका नाम है डाई फंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग। ठीक है, देखिए यह पैल्विक विकृति है जो सामान्य चिकित्सा रोग या गर्भावस्था के अभाव में जो एंड्रोमेट्रियल स्तर के जो ओव्यूलेटरी हार्मोनल उत्तेजन के सामान्य चक्रीय पैटर्न में एक व्यवधान को दर्शाता है। यह रक्तस्राव अप्रत्याशित, अत्यधिक भारी या हल्का लंबे समय तक लगातार या यादृच्छिक हो सकता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा कौन सा है, यह है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बुफे के लिए मेन्यू इस प्रकार होनी चाहिए कि मेहमान उसे से खा सकें। साधारण रूप,
सरलता, कठिनाई या महत्वाकांक्षा। यहाँ महत्वाकांक्षा गलत लिखा है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो क्या है इसका, तो देखिए बुफे के लिए मेन्यू इस तरह का होना चाहिए कि जो आपके मेहमान हैं वो उसे सरलता से खा सकें, ठीक है, उनको उसको ढूंढने में या खाने में कोई भी कठिनाई ना हो। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, किसी देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को किस प्रकार से कम किया जा सकता है? समाज में जन जागरूकता फैलाकर, जनसंख्या के प्रति सरकार की योजनाओं को बताकर, आर्थिक सुधारों के द्वारा या उपर्युक्त सभी। तो देखिए किसी देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए समाज में जन जागरूकता भी फैलाकर उसको नियंत्रित किया जाएगा, ठीक है, जनसंख्या के प्रति सरकार की योजनाएं भी उसमें सहायता करेंगी और आर्थिक सुधार भी उसमें सहायता करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका डी, उपर्युक्त सभी, ठीक है। तो आंसर क्या सही है इसका? आंसर सही है डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया था? मई 2005 में, मई 2000 में, जून 2005 में या जुलाई 2005 में? जनू लिखा है, ये जून होगा, ठीक है। क्या है, तो देखिए जो नई जनसंख्या नीति है इसका जो गठन है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग है, इसका जो गठन है ये आपका किया गया था मई 2000 में, ठीक है। कब किया गया था? मई 2000 में किया गया था। देखिए नई जनसंख्या नीति के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने व उसकी समीक्षा करने के लिए 11 मई 2000 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय जनसंख्या कोष का गठन किया गया था। किसका? राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया था। पूरी डेट याद रख लीजिए, पूरी डेट है आपकी क्या? 11 मई, ठीक है, 11 मई सन 2000, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रभावी संचार का मुख्य उद्देश्य है कौन सा? ए विचारों का आदान प्रदान, बी संदेश प्राप्त करना, बी है आपका संदेश देना, ठीक है, और सी क्या है? सी है संदेश प्राप्त करना, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो प्रभावी संचार है इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये है क्या? ऑप्शन नंबर ए, विचारों का आदान प्रदान, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए इसी के साथ आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 14 भी कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आपका अब इस बुक ये हम जो बुक कर रहे थे ये है यूथ कंपटीशन टाइम्स की, इसमें 14 प्रैक्टिस सेट आपके कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट बचा है जो कि आपका 4 वीडियोस में कंप्लीट कर दिया जाएगा। और इसके बाद जो हम नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं इसकी इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी दे दी गई है, ठीक है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, 1 से 2 बार रिविजन करके शॉर्ट नोट जरूर बनाइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।